अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में मिशन 80 को लेकर भारतीय जनता पार्टी कुछ बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ आ रही है और प्लानिंग ये है कि तकरीबन 30% से ज़्यादा मौजूदा सांसदों के टिकट भी कट सकते हैं। कुछ जो 75 साल की उम्र पहुंच रहे हैं या पार कर गए हैं उनके भी टिकट कट रहे हैं और यूपी सरकार के कई मंत्रियों को सांसदी का चुनाव भी लड़ाया जाएगा। यानी मध्य प्रदेश और राजस्थान का फार्मूला यूपी में लागू होगा। जब सांसद विधायक लड़ सकते हैं तो विधायक सांसद का चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे। मसला बहुत गर्म है। बीजेपी क्या करने जा रही है और काउंटर स्ट्रेटजी अपोजिशन के पास क्या है, आज की चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक सर्वेक्षण और सर्वे अपने सांसदों को लेकर, अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के परफॉर्मेंस को लेकर लगातार जारी है। ये जो सर्वे हो रहे हैं, आंतरिक सर्वे, इसमें बीजेपी को अपने सांसदों के क्रियाकलाप, उनके कार्यकलाप, उनकी जनता के बीच लोकप्रियता और जनता उनको कितना पसंद और नापसंद कर रही है, इसके बारे में बीजेपी गोपनीय सर्वेक्षण करा रही है, रिपोर्ट तैयार कर रही है। बीजेपी से जुड़ी हुई कई उनकी अपनी पार्टी की ट्रस्टेड सर्वे एजेंसियां इस पर काम भी कर रही हैं उत्तर प्रदेश में, वो भी गुपचुप तरीके से। हालांकि काफ़ी लोगों को भी इसकी अब जानकारी हो चुकी है, तब जब सर्वे की प्रक्रिया ख़त्म हो गई है। उसमें तकरीबन ये आया कि मौजूदा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उसमें से बहुत ऐसे हैं जो नॉन परफॉर्मर हैं, जिनकी या तो सीटें बदलेंगी या उस पर नए कैंडिडेट उतारे जाएंगे या फिर उनको अब की मौका नहीं मिलेगा। तो फिर आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि मौका किसको मिलेगा। तो बहनों भाइयों, किसी पार्टी के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका देखना है तो आप उसके 2-3 चुनाव का देखिए कि वो चुनाव उन्होंने कैसे लड़ा है। बीजेपी इन दिनों जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कर रही है, यानी कि अपने सारे हाई प्रोफाइल सेनापतियों को, चाहे वो विधायक हों, सांसद हों, स्टेट में मिनिस्टर हों, कैबिनेट में मिनिस्टर हों, संगठन में महत्वपूर्ण पदों पर हों, सबको चुनाव मैदान में उतार रही है। चुनाव सबको लड़ना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में भी कमोबेश यही तस्वीर बन रही है कि यूपी में अधिकांश सीटों पर नए उम्मीदवार होंगे। जो यूपी के हाई प्रोफाइल यूनियन लीडर्स हैं बीजेपी में, उनको छोड़कर सबका टिकट खतरे में है। बीजेपी इस बार बहुत फुल प्रूफ प्लान बनाई हुई है और कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है। कारण इंडिया अलायंस का फॉर्मेशन, उत्तर प्रदेश का राजनीतिक माहौल है। ऐसी भी चर्चा है कि कई फिल्म स्टार भी बीजेपी यूपी में उतारने जा रही है। सर्वाधिक जो प्रतिष्ठापरक सीटें हैं, अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज, इन सब सीटों को लेकर बड़ी चर्चा है। फूलपुर को लेकर भी बड़ी चर्चा है कि इन सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर गंभीर चिंतन और चर्चा चल रही है। कानपुर भी उन्हीं सीटों में सम्मिलित है। तो बहनों भाइयों, बीजेपी के भीतर क्या चल रहा है? क्या बीजेपी काफ़ी बड़ी तादाद में अपने मौजूदा सांसदों के टिकट काटने जा रही है? और अगर काटती है तो क्या उन सांसदों को टिकट न देने से उन सांसदों के जो 5 साल का कार्यकाल और उस दौरान जो जनता की नाराज़गी उनसे है, क्या वो कम हो पाएगी? और कौन है वो टॉप 5 रैंक में आने वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जो बीजेपी के आंतरिक सर्वे में टॉप पर आए हैं? और कौन है वो टॉप वर्स्ट परफॉर्मर जो अपने क्षेत्र में बेहद अनपॉपुलर है? अगर बीजेपी इस तरह की तैयारी कर रही है तो आपके मन में प्रश्न होगा कि फिर अपोजिशन क्या कर रहा है? अपोजिशन के पास इंडिया अलायंस और मायावती का अलग होना है। अगर ये सब इकट्ठे हो जाएंगे तो बीजेपी पर भारी पड़ सकते हैं, लेकिन बीएसपी का इसमें ना होना ये ज़रूर बीजेपी को तसल्ली दे रहा है। ऐसी चर्चा है कि मौजूदा सरकार के 5 कैबिनेट मिनिस्टर्स को चुनाव लड़ाया जा सकता है और उस चुनाव में उनके नाम भी लगभग, ऐसे चर्चा है कि तय हैं और सर्वे में भी उनके नाम आए हैं। तो बीजेपी मिशन 80 को पूरा करने के लिए क्या क्या तैयारियां कर रही हैं? उनके पास अपने मौजूदा सांसदों का टिकट काटकर हाई प्रोफाइल मिनिस्टर्स या संगठन के लोगों को चुनाव मैदान में उतारने के अलावा और कोई विकल्प और कोई तरीके हैं? और अगर ये तरीके अपनाए जाते हैं जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में अपनाए गए तो इसका ग्राउंड पर क्या इम्पैक्ट होगा? क्या नाराज़गी कम होगी या नहीं होगी? 4 ऐसे सांसद हैं बीजेपी में जो या अगले 2 से 3 वर्षों में वो 75 वाली श्रेणी पार कर जाएंगे। उनको क्या टिकट मिलेगा? कमोबेश अभी की जो तस्वीर है शायद नहीं मिलेगा।
एक आध लोगों को छोड़कर ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश के टिकट कट जाएंगे और उनकी जगह नए प्रत्याशियों की घोषणा होगी। खैर, बीजेपी में कोई ये फिलहाल ये क्लेम नहीं कर सकता कि किसको टिकट मिलेगा, लेकिन ये भी स्थिति स्पष्ट है कि टिकट बहुतों के कटेंगे और ठीक से बीजेपी इस बार अपने नेताओं का काटने वाली है। कुछ बयान सुन लें, फिर आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया है, आपस में बातचीत करके राय शुमारी करके केंद्रीय पार्टी इस पर निर्णय लेंगी और जैसा पार्टी निर्णय लेगी उन परिस्थितियों के हिसाब से, उस परिस्थिति के आधार पर ही सब लोग आगे बढ़ेंगे। जहां तक माननीय मंत्रीगण के या और लोगों के चुनाव लड़ाने वाला विषय, तो सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जैसा पार्टी का आदेश होगा उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस बात को समझता है कि जो इंडिया गठबंधन बना है वो दिन पे दिन ताकतवर हो रहा है। वो गठबंधन देश से बीजेपी घटाएगा। अखिलेश यादव जी का नेतृत्व में बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश दिखाई पड़ेगा। बीजेपी जाएगी, इंडिया गठबंधन सरकार आएगी। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, हताश है। अपने 9 साल के उन कर्मों को जो जनता के साथ वादा खिलाफी के रूप में प्रस्तुत किए थे उससे डरी हुई है। इसलिए आप देखिए, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में सांसदों को, अपने मंत्रियों को, भारत सरकार के मंत्रियों को लड़ा रहे हैं, तो यहाँ तो मंत्रियों को लड़ानी मजबूरी है। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। राजेश चौधरी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और विधायक हैं। मेरे साथ ब्रजेश शुक्ला जी मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार हैं। IP सिंह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मनीष सिंघवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं और आसिम वकार MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के इंचार्ज हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। आप सबका शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। राजेश चौधरी जी, क्या ये सूचना सही है कि आपकी पार्टी में काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूदा सांसदों का टिकट कट रहा है? देखिए ब्रजेश जी, कोई भी राजनीतिक दल चुनाव के मैदान में जब जाता है तो उसकी ये प्राथमिकता रहती है कोई ऐसे लोगों को चुनाव के मैदान में उतारे जो विजयी हों। तो अभी तो ऐसा कुछ तय है नहीं कि हमें किसी सांसद का टिकट काटना है या किसी मिनिस्टर को टिकट देना है या विधायकों को चुनाव लड़ाना है। पार्टी के अंदर, जैसा मैं अभी अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान सुन रहा था, उसमें वो स्पष्ट रूप से कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये सर्व समाज की पार्टी है। इसमें प्रत्याशी चयन की एक प्रक्रिया है। एक ब्लॉक से लेकर के, जिले से लेकर क्षेत्र और प्रदेश होते हुए राष्ट्रीय स्तर तक वो प्रक्रिया का पालन हम लोग करते हैं और उसी प्रक्रिया के पालन के तहत हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो टिकट फाइनल करता है। कोई आंतरिक सर्वे आपकी पार्टी करा रही है या नहीं करा रही है? देखिए, समय समय पर सारे राजनीतिक दल कुछ न कुछ कराते रहते हैं और हम भी कराते हैं। तो चर्चा ये है कि आपकी जो सर्वे रिपोर्ट है उसमें कई ऐसे आपके सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं जो बड़े वर्स्ट परफॉर्मर हैं। देखिए, इस विषय पर भी कुछ नहीं कह सकता। सर्वे तो बहुत गोपनीय होता है, न मुझको पता न किसी और को पता होगा सर्वे में क्या रिपोर्ट आ रही है। नेतृत्व के ये सर्वे या जो जानकारी चुनाव क्षेत्र से जुटाता है उसके हिसाब से आगे डिसीजन करता है। आपके अध्यक्ष जी ये भी तो कह सकते थे मीडिया के सवाल पर कि नहीं हम तो मौजूदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को लड़ाएंगे। उन्होंने कहा मंत्री को लड़ाना है, यूपी सरकार के कि संगठन के लोगों को लड़ाना है, किसको लड़ाना है ये पार्टी तय करेगी। लेकिन उन्होंने ये नहीं मुहर लगाई कि मौजूदा वालों को टिकट दे देंगे, इसलिए ये डिबेट हो रही है। देखिए, आज तक किसी पार्टी में नहीं हुआ होगा। मैं तो भारतीय जनता पार्टी की केवल बात नहीं करूंगा कि सारे के सारे प्रत्याशियों को, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, सबके सब सिटिंग MLA या MPs को टिकट दे दिया हो। कुछ न कुछ परिवर्तन तो होता ही है और परिवर्तन प्रकृति का नियम भी है। ये तो समय के अनुसार से तो आपके हिसाब से अगर यूपी के कुछ हाई प्रोफाइल मिनिस्टर चुनाव लड़ते हैं तो काफी बेहतर होगा, ऐसा आप मानते हैं? नहीं, अब ये तो पार्टी डिसीजन करेगी। यूपी के मिनिस्टर लड़ेंगे, MLA लड़ेंगे, आपको क्या लगता है, लड़े तो ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? ये बहुत प्री मैच्योर है ब्रजेश, अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं हम लोग। 75 पार वालों का कुछ तैयार है या उनके लिए फार्मूला है या अभी उनको आम माफी है? वो हमारे यहाँ तो एक परंपरा है कि 75 के बाद चुनावी राजनीति से लोग इतर हो जाते हैं
तो मुझको लगता है परंपरा का पालन करेंगे। लोग खुद ही कह देते हैं कि मैं 75 का हो गया, अब मुझे चुनावी राजनीति से मुक्त करके संगठन के काम में लगाइए और किसी काम में लगाइए। तो हम लोगों ने एक परंपरा खड़ी की है, आदर्श परंपरा है, उसका हो सकता है हम लोग सब पालन करेंगे। तो मथुरा में भी इस आदर्श परंपरा की पालन होगा? मुझे पता है आप यहीं आने वाले थे। मैंने तो कुछ नहीं पूछा, आप खुद ही बोलने लगे। नहीं, मुझे पता है आप यहीं आने वाले थे। खैर, अब मथुरा में क्या होगा नहीं होगा ये तो अब आने वाला भविष्य बताएगा, पर मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जनता के मन के अनुरूप निर्णय करने वाली पार्टी है और हमारा नेतृत्व तो सही निर्णय करेगा। हाँ, तो बाकी सवालों का तो आपने गोलमोल जवाब दिया, 75 वाले पे बड़े डिटरमिन्ड हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हैं? ऐसा नहीं था कि आप खुद ही कह रहे थे, जो मैंने बोला ये तो आपने भी बोला। अरे तो मैं बीजेपी थोड़ी हूँ, बीजेपी मतलब आप है ना, आप जो बोलेंगे वो माना जाएगा। मैं तो सवाल उछालता हूँ। नहीं, आप बड़े विद्वान पत्रकार हैं, मैं तो किसान का बेटा हूँ, मैं बोल नहीं पाता हूँ ठीक से, जैसे शब्दों में टूटे फूटे कह पाया। मैंने अपनी बात कहने की कोशिश की है। तो नए लोगों को चांस मिलना चाहिए, मतलब हमेशा मिलता रहा है और मिलेगा भी। तो फिर उनका क्या करिएगा जो लोग अनपॉपुलर है पब्लिक के बीच? अब कौन अनपॉपुलर है ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, ये तो आपने ही सर्वे किया होगा या आपके कोई सोर्सेज होंगे, मुझे नहीं पता। मुझे तो सब लोकप्रिय लगते हैं, अपने क्षेत्र में सब काम कर रहे हैं और जितनी उनके अंदर ऊर्जा है, जितनी क्षमता है, जितना समय दे करके कोई भी जनप्रतिनिधि चाहता है कि वो अपने क्षेत्र में पॉपुलर रहे, अधिक से अधिक योजनाएं सरकार की ला करके और काम कराए, और सबने अच्छा काम किया है। तो आपको दम ठोक के करना चाहिए कि सबने अच्छा काम किया जी, टिकट क्यों बदलना? आपको ही कह देना चाहिए, वो भी मेरे मुंह पे कह देना चाहिए। ये मेरा विषय नहीं है ना कहने का। ओके, मैंने पहले ही कहा कि चुनाव लड़ाना राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। चुनाव में प्रत्याशी तय करने की एक परंपरा, हमारी प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के तहत पालन होगा उसका, और हम समय आने पर आपको बता देंगे कौन कौन चुनाव लड़ेंगे। शुक्रिया आपका, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आईपी सिंह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आईपी सिंह जी, आपका शुक्रिया। ऐसी चर्चा है बीजेपी में कि काफ़ी टिकट बदल रहे हैं। आप लोग अपनी रणनीति में कोई बदलाव लाएंगे, ऐन वक्त पे प्रत्याशी देंगे या पहले दे देंगे? आदरणीय ब्रजेश जी, श्रद्धेय नेताजी की आज पहली पुण्यतिथि है। मैं करोड़ों कार्यकर्ताओं की तरफ से उन्हें नम आंखों से नमन करता हूं, और मैं आपसे भी अपील करता हूं कि भारत समाचार भी उन्हें भावुक श्रद्धांजलि अर्पित करे। बिल्कुल, नेताजी के प्रति हम सब श्रद्धांजलि। नेताजी सिर्फ हमारे नहीं, सबके नेताजी थे जी। आज पूरे देश में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। हम सब अभी सफाई से वापस आए हैं, और सवाल राजेश जी बड़े साफगोई से सवालों का जवाब दे रहे थे। बीजेपी को ये भी सोचना होगा कि ये वही बीजेपी है जो लगातार 5 से 7 बड़े चुनाव हार गई, और जब देश की राजनीति में आप देखेंगे तो यूपीए 10 वर्ष थी और 10 वर्ष एनडीए हो गई। बीजेपी के पास बूढ़ा और थका हुआ नेतृत्व है। कागजों पर तो अभी वो 75 के 6 महीने बाद पूरे होंगे चुनाव के बाद, लेकिन उम्र 75 वर्ष से ऊपर हो गई। भारत के गृह मंत्री देख लीजिए लड़खड़ाने लगे हैं, वो लखनऊ से सांसद हैं। तो और उसके बाद अल्हड़ जिन्होंने कभी चुनावी राजनीति में एक चुनाव नहीं लड़े, नहीं मुझे एक आध मिनट मैं बोलूंगा, जैसे धर्मेंद्र प्रधान को ले लीजिए, कभी कोई चुनाव नहीं लड़े। पीयूष गोयल को ले लीजिए, अश्वनी वैष्णव को ले लीजिए, कभी चुनाव नहीं लड़े। तो बीजेपी अगर ये कहती है कि हम उसी तरह चुनाव लड़ेंगे, तो बीजेपी को ये बात भूलना नहीं चाहिए कि बीजेपी 8 सीटें भी जीती है, और श्रद्धेय नेताजी के नेतृत्व में 39 सीटें समाजवादी पार्टी जीती है। जिस तरह से पीडीए आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से जातिगत जनगणना पर राजेश चौधरी जी और बीजेपी पीछे हटी है, जिस तरह से पीडीए आगे बढ़ रहा है, उससे साफ साबित होता है कि पटेल नीतीश कुमार जो 8 बार के बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अगर वो उत्तर प्रदेश नाम से पहले जाति पुकारने लगे हैं तो पटेल नीतीश कुमार। सवाल ये, मैं राजेश चौधरी जी बैठे हुए हैं, मैं तो राजेश जी इन्हें जानता था। बीजेपी जात पात की बात तो बीजेपी ने शुरू किया।
सम्मेलन आपको याद होगा कि अति पिछड़ा, अति दलित, ये सब जो सोशल इंजीनियरिंग है गोविंदाचार्य जी लेकर आए जी। तो जाति को बांटने का काम और अब देश को बांटने का काम। आईपी सिंह जी, एक प्रश्न मेरे पास आपके लिए। नेतान्याहू के साथ क्या हुआ? एक मिनट क्या हुआ कि इजराइल ने एक 75 साल के व्यक्ति को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दिया, और जो स्ट्रेटजी में जिसका बोलबाला था, आपके पास तो मास्टरी है इजराइल और इस अरब कंट्रीज के बारे में। वो इजराइल जो मोसाद के बारे में 87 से मैं पढ़ता आ रहा था कि मोसाद दुनिया की टॉप एजेंसी है, वो फेल साबित हुई, इजराइल की दुर्गत हो गई। आईपी सिंह जी, थोड़ा उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, इजराइल से लौटते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बीजेपी अपने उन अनपॉपुलर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सिटिंग हैं, एंटी इनकम्बेंसी होगी तो वो भुगतेंगे, उनके टिकट काट के नए प्रत्याशी दे देंगे ताकि कोई नाराजगी हो तो खत्म हो जाए। ये तो उनकी रणनीति है। आपके पास इसकी कोई काट है? हमारे पास मुकम्मल तैयारी है। डॉक्टर महेंद्र पांडे, चंदौली का एक दो उदाहरण दूंगा, आप समझिएगा कि देश में सबसे कम वोट पाने वाले 2009 में व्यक्ति थे, 40,300 वोट मिला था। उसके बाद देखिए अभी गोरखपुर में मुख्यमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, वो सांसद वहां से रहे, वहां ऐसे आदमी को सांसद बना दिया जो दारू पीकर मंच से गिर गया। हमारे आजमगढ़ में देखिए, उनको शूटिंग से फुर्सत नहीं है, भोजपुरी फिल्मों के शूटिंग में व्यस्त रहते हैं। तो बीजेपी का सफाया होने जा रहा है और प्रचंड बहुमत के साथ थैंक यू इंडिया गठबंधन केंद्र में सरकार बनाने जा रही है। इसमें किसी मनीष हिंदवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता है। मनीष जी, स्वागत है आपका। बीजेपी अपने कुछ सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के टिकट काटेगी और कुछ नए प्रत्याशियों को उतारेगी। ऐसा वो पार्टी को रिफ्रेश करने के लिए, अगर किसी के प्रति नाराजगी भी है तो वो जोखिम मोल नहीं लेना चाहते हैं। कांग्रेस अभी तक न अलायंस पर बात करने को तैयार है, न सीटों के बंटवारे को लेकर बात करने को तैयार है। आखिर उत्तर प्रदेश को लेकर आपकी क्या रणनीति है? देखिए, उत्तर प्रदेश को लेकर रणनीति बहुत साफ है। हम चुनाव 2024 का लोकसभा का इंडिया अलायंस पर लड़ेंगे। सीट शेयरिंग में हमेशा कहता हूं कि एक मुश्किल काम है, क्योंकि सारे पार्टीज़ जो हैं, चाहे वो सपा हो, चाहे वो आरएलडी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, हम लगातार 80 जिलों में काम करते हैं। तो जब मामला सीट शेयरिंग का आता है तो कहीं ना कहीं सीट काटनी पड़ती है, हमें भी और उनको भी। ये बैठ कर तय करने की बात है, हम बैठ कर तय करेंगे, एमिकेबली इस बात को शॉर्ट आउट कर लेंगे कि कौन कहाँ लड़ेगा। लड़ेंगे हम साथ, एकदम स्पष्ट। आपको चिंता नहीं होती कि वो लोग तैयारियों में इतना श्रम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने रणनीतिक बदलाव कर रहे हैं? आपको लगता नहीं कि उनको हराने के लिए आपको भी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी? नहीं, आप जहां से बात शुरू करते हैं वहीं पर जोड़ लीजिए कि आखिर वो इतना परेशान क्यों है। यही उत्तर प्रदेश है। 2019 में उनको 49-50% वोट उनको मिला था, यानी आधा वोट उनको मिला था। फिर वो इतना हताश क्यों है? क्यों वो बड़े बड़े नेताओं को बुलाना चाहते हैं, लोगों के टिकट काट देना चाहते हैं? क्यों? इसलिए क्योंकि कितनी बार काट की हांडी चढ़ाएंगे। चाहे 6 साल की यहाँ सरकार देख लीजिए, 10 बार से ऊपर पेपर लीक हो चुके हैं। यानी जब एग्जाम होता है, किसी नौकरी का पेपर लीक हो जाते हैं, लड़के सड़क पर टहल रहे हैं। सर, लड़ने क्यों नहीं आ रहे हो मैदान में? आप घर बैठे थोड़ी जीत पाओगे। हम लड़ की पेटी बांधो, आओ इनके सामने। ये बताइए, लड़ कौन रहा है? लड़ तो हम ही रहे हैं। हम खुलकर लड़ रहे हैं। उनकी महंगाई पर चोट हम कर रहे हैं, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन लगातार पिछले 5-6 महीनों से लगातार बढ़ा हुआ। गरीब की थाली महंगी हुई जा रही है, रोजगार मिल नहीं रहा है बच्चों को। इन्वेस्टमेंट का दिखावा तो करते हैं मगर नौकरियां हैं नहीं। तो ये बातें उठा कौन रहा है? आप इनको किन मुद्दों पर घेर पाए? यूपी में ये इन्हीं सारे मुद्दों पर घिरेंगे। जनता में आक्रोश इन्हीं मुद्दों कर लेकर है। हम चौपाल गांव-गांव काम कर रहे हैं। हमारे प्रोग्राम सारे आपके पास आ रहे हैं। हम चाहे हमारा जो पिछड़ा मोर्चा हो, चाहे दलित संवाद यात्रा हो, हम लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। और हम सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, कब तक फाइनल कर लेंगे आप लोग अपना बंटवारा? हम उनसे संवाद कर रहे हैं। हम उनकी समस्याएं लिख कर ले रहे हैं कि आप अपनी समस्याएं बताइए। पूरे उत्तर प्रदेश में हम ये बात कर रहे हैं कि आप अपनी समस्याएं हमें लिख कर दें। हम उस पर काम करेंगे, उस समस्याओं के हिसाब से सोल्यूशन निकालेंगे और लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। कब तक बांट लेंगे सर? बहुत जल्द। ओके। आसिम वकार, MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता और यूपी के इंचार्ज। वकार साहब, स्वागत आपका। अभी मैंने पक्ष से भी बात की, सत्ता पक्ष से और प्रतिपक्ष से भी बात की। दोनों की तैयारियों की समीक्षा आप कैसे करते हैं? क्या ये विपक्ष वाले इनको घेर पाए हैं, जबकि इतने लूप होल छोड़ रहे हैं ये? सर मेरा आज सही बोलना है। नहीं, मेरा सर विजन ही अलग है बात करने का। मैं कई बार आपसे कह चुका हूँ
कि मैं सोचता ही अलग तरीके से हूँ सर। मेरा मानना यह है कि राजनीति में अगर आप एक बार चुनाव हार गए तो फिर 5 साल आपको इंतजार करना है, फिर 5 साल आप कुछ नहीं कर सकते, और फिर 5 साल के बाद अगर आपने गलती कर दी और पैर स्लिप हो गया तो फिर 5 साल, यानी चुनाव लड़े आपने 2 और जिंदगी पार हो गई 10 साल। अब अंदाजा लगाइए, 2 चुनाव में 10 साल जनता बिठा देती है। एक बात जो मैंने सीखी, सबसे पहली बात तो आज माननीय मुलायम सिंह यादव जी की पहली उनकी पुण्यतिथि है, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं दिल की गहराइयों से, और मैं उन्हीं की आज एक बात कोट कर रहा हूं। नेताजी ने मुझसे ये बात कही थी 2006 में, हम लोग बैठे थे, बात हो रही थी। नेताजी ने मुझसे कहा, वकार, राजनीति में किस चीज से परहेज किया जाता है? तो हमने, नेताजी हम समझे नहीं। कह लेंगे कौन सी चीज ऐसी है जिससे परहेज किया जाता है कि ये ना होने पाए? तो हमने कहा आप बताइए, मुझे नहीं पता, मैं तो नया नया था। कह लें गलती, कह लें पॉलिटिक्स में गलती की माफी नहीं है, सजा है या इनाम है। कह लेंगे हमारी तुम्हारी लड़ाई हो जाएगी, माफी तलाफी हो जाएगी, तुम गलती करोगे, तुम माफी मांगोगे, हम करेंगे, हम माफी मांग सकते हैं। कहने लेकिन अगर सियासत में गलती कर दी तो या तो इनाम मिलेगा या सजा मिलेगी, माफी नहीं मिलती है। ये किसके लिए आप कह रहे हो इनमें से? सर जिसके लिए कहना था वो समझ गया। मैं फिर कह रहा हूं, 17 का चुनाव गया, 19 का गया, 14 का गया, 22 का गया, और 24 का सर आ गया। सर ये किसको टिकट दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर या देश की 543 सीटों पर ये कह तो रहे हैं कि बांट लेंगे जल्दी, तो आप इन पर भरोसा करो। मैं आपसे क्या कह रहा हूं सर, बीजेपी की बात जो हो रही है, मसला ये है कि सारी सीटों पे 543 में मोदी जी खुद खड़े हो जाएं, या आधी पे अमित शाह खड़े हो जाएं, आधी मोदी जी खड़े हो जाएं, या सारी सीटों पर बिल्कुल वो लाके बच्चे खड़े कर दें। सवाल ये नहीं सर, सवाल ये है कि 543 सीटों पर हम जीतेंगे कैसे इनसे? अभी जो रणनीति अपोजिशन की उठी है, सत्ता पक्ष क्या कर रहा है ये नहीं, हमारी रणनीति क्या है। हमको भाई बात समझिएगा, मैदान में क्रिकेट मैच में एक तरफ इंग्लैंड की टीम और दूसरी तरफ बांग्लादेश की टीम, और फाइनल हो रहा है सर। तो सर बांग्लादेश भी आजकल अच्छा खेल रही सर, नहीं, आप अंडर एस्टिमेट। अरे मैं कह रहा हूं एक तरफ इंग्लैंड की टीम और एक तरफ भूटान की टीम या नेपाल की टीम। सर मसला जो कह रहा हूं उसको मैं किसी टीम पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि दोनों टीमें अपनी ताकत, अपनी क्षमता, अपनी रणनीति के साथ उतरती हैं मैदान में। जिसकी बेहतरीन बल्लेबाज होंगे, जिसके पास बेहतरीन बॉलर होंगे, जिसके पास बेहतरीन फील्डर होंगे, जिसकी शॉटें अच्छी होंगी, वो जीत बताओ ना, खुल के कहो कि इन लोग की क्या कमी है। सर ये खुली को तो बोल रहा हूं, उससे ज्यादा और क्या बोलूं। अब सियासत में आप क्या चाहते हैं कि मतलब नगाड़ा लेके पीटना शुरू कर दूं? सर ये लड़ाई का मसला 2024 सर जीतना ही जीतना है, किसी कीमत पे जीतना है। अब कैसे जीतना है ये भी नेगेटिव बोल सकते हो कि आपको इन्होंने भाव दिया नहीं, आपको लिया नहीं, तो आप खिसियाहट में कह सकते हो ये बात। नहीं सर, देखिए खिसियाहट तब होती जब हम इनके खिलाफ बोलते, जब हम दुआ करने लगते कि हमको नहीं ले रहे हो, हम हरा देंगे तुमको, या तुम हार जाओ, या तुम खत्म हो जाओ। सर ये हमें नहीं ले रहे हैं, फिर भी हम चाहते हैं कि जो दुश्मन देश के हैं हम उनके खिलाफ खड़े हैं। हम चाहते हैं कि सत्ता बदले, हम ये भी जानते हैं कि हम नहीं बनेंगे। सर ये भी जानते कोई हैं आपका विरोधी हो सकता है, लेकिन देश का दुश्मन शब्द इस्तेमाल करना मुझे थोड़ा, हम ये भी जानते हैं कि ओवैसी साहब प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, आसिम वकार भी नहीं बनेगा, हम सर सरकार में चपरासी भी नहीं बन रहे हैं। फिर भी हमारी तमन्ना और हमारी पूरी की पूरी ताकत इसलिए लगी हुई है कि सरकार गिर जाए और सरकार हट जाए और दूसरी सरकार आ जाए। आज भारत के गृह मंत्री ने तेलंगाना में एक रैली आयोजित की जी, और उसमें कहा कि जो केसीआर की सरकार है तेलंगाना में, उसका स्टीयरिंग आपकी पार्टी के सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी के हाथ में है, और आप कह रहे हैं कि हम चपरासी भी नहीं बन सकते। गृह मंत्री ये बात कह रहे हैं। देखिए सर,
अब इस पर हम क्या बोलें सर? नहीं सर, बोलना चाहिए आपको। सब पर उंगली उठाते हो, अपनी बारी में जवाब नहीं दोगे सर? पता नहीं सर, गृह मंत्री जी का रिमोट प्रधानमंत्री जी के हाथ में है या प्रधानमंत्री जी का रिमोट गृह मंत्री जी के हाथ में? सर पहले ये डिसाइड हो जाने दीजिए। कैसे? अब जैसे उन्होंने कहा वैसे ही हमने कह दिया, वो भी डिसाइड। स्टीयरिंग आपकी पार्टी के सदर के हाथ में है तेलंगाना में, ये बात सही है या नहीं है? नहीं, मैं कहता रहा हूँ प्रधानमंत्री जी का रिमोट कहाँ है, स्टीयरिंग, या गृह मंत्री जी का स्टीयरिंग किसके हाथ में? ऐसा बयान क्यों दिया उन्होंने? मैं पूछ रहा हूँ स्टीयरिंग किसके हाथ में, दोनों का? आप अनकंफर्टेबल हो इस सवाल से? अरे मैं तो हंस रहा हूँ सर, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। देखिए अनकंफर्टेबल हुए चौधरी जी, बीजेपी वाले बैठे हैं बेचारे, अब वो ये सोच रहे हैं कहीं मुझसे सवाल ना पूछ लें। अभी तो आपसे पूछा, उनसे तो पूरी सवाल जवाब चल ही रहे हैं। नहीं, उनसे तो हो चुका पूछे है। तो एक बार कि प्रधानमंत्री जी का जो स्टीयरिंग है वो अमित शाह साहब तो के आप हाथ ये में कह दो कि नहीं, है, ऐसा या अमित कुछ शाह नहीं साहब है। का स्टीयरिंग प्रधानमंत्री जी के हाथ में? मैं आगे बढ़ जाऊंगा, आप ये कह दो ऐसी कोई बात नहीं है, बात खत्म करो। नहीं सर, बात समझिएगा, इल्जाम जैसे लगाया जाता है तो इल्जाम सुनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो आप कह दो कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए ब्रजेश भाई, हम आप ही के दोस्त हैं, आप भी अकड़े रहिएगा एक ही पॉइंट पर, हम भी एक ही पॉइंट पर अकड़े रहेंगे। आप हमसे तेलंगाना पूछते रहिएगा, हम आपसे गृह मंत्री प्रधानमंत्री पूछते नहीं, मैं इसलिए पूछा, आपने चपरासी वाली बात कही, मैं कोई अनावश्यक सवाल आपसे नहीं कर रहा हूँ सर, मैं मैं समय जाया कर रहा हूँ। नहीं सर, मैंने ये कहा, आपने कहा हम चपरासी की स्थिति में नहीं है, और आज ही होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि आपके हाथ में तो स्टीयरिंग है। अब पूछ लो उनसे आपकी कहाँ है स्टीयरिंग। नहीं, ये अमित शाह साहब का बड़प्पन है, पता नहीं क्या क्या बोला करते हैं बेचारे वो कई बार। नहीं सुनिए सर, कई उनके बहुत सी स्पीचेज हैं। एक बार वो बता रहे थे कि 2080, ये सुनिए एक बार सर, आपसे मोहब्बत भी तो हो सकती है। नहीं, उनको माफ है, वो 2080 बोल गए, एक बार 2040 बोल गए, तो उनके लिए। अच्छा, उनकी बातों का आप लोग कभी बुरा नहीं मानते हैं, करेक्ट? नहीं, हम किसी की बात का बुरा नहीं मानते, हम आपकी बात का बुरा नहीं मानते। हमारे दोस्त, मैं तो इतनी इज्जत देता हूं, हमारे दोस्त आईपी सिंह साहब बैठे हैं, आईपी सिंह साहब बैठे हैं, हम इनका बुरा नहीं मानते। बहुत शुक्रिया ब्रजेश शुक्ला, बहुत ही जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार। ब्रजेश जी, स्वागत आपका। क्या चल रहा है ये बीजेपी के भीतर? काफ़ी चर्चा है और मीडिया रिपोर्ट्स आजकल बहुत आ रही हैं, सोशल मीडिया पर भी काफ़ी चल रहा है कि बीजेपी अपने काफ़ी सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट काट सकती है, योगी सरकार के कई मंत्री चुनाव लड़ सकते हैं, कुछ संगठन के लोग भी लाए जा सकते हैं, कुछ फिल्म स्टारों को भी उतारने की बात है। क्या चल रहा है सर? ब्रजेश जी, इस बार काफी परिवर्तन होगा। बीजेपी की जो सूची आएगी उसमें आपको बहुत ही मतलब काफी बदले हुए नाम दिखाई देंगे और बड़ी संख्या में लोगों के टिकट काटने की तैयारी कर रहे हैं। मैं बताऊं आपको, गाजियाबाद में परिवर्तन हो सकता है, मेरठ में परिवर्तन हो सकता है, मुरादाबाद के टिकट में परिवर्तन हो सकता है, और पीलीभीत से कोई कुर्मी प्रत्याशी मैदान में उतरेगा, क्योंकि वरुण गांधी वहां से उनको टिकट बीजेपी ने मन बना दिया, उनको टिकट नहीं देगी। माँ बेटे दोनों को टिकट नहीं मिलेगा, वरुण और प्रियंका। हाँ, मेनका सुल्तानपुर से मेनका गांधी को भी टिकट नहीं मिलेगा, और बरेली से संतोष गंगवार की तो बेटी टिकट मिलेगा, या किसी अन्य कुर्मी प्रत्याशी को टिकट। मथुरा लड़ाएंगे या नहीं लड़ाएंगे? 75 मथुरा नहीं लड़े, मथुरा में हेमा मालिनी का टिकट कटेगा। राजेश चौधरी को थोड़ा एक्साइटमेंट फील। कानपुर से सददेव पचौरी का टिकट कटेगा इस बार, और प्रयागराज चंदौली में कटेगा। अब वो पूरी सूची मेरे पास मैं इस समय लेके नहीं बैठा हूं। ब्रजेश जी, पता सब है आपको, इतने कॉन्फिडेंट हो कि आप कभी नहीं बोलते जितना आज आप टिकट काटने की घोषणा कर रहे हो। नहीं, ऐसा लगता है कि आपके पास वाकई में रियल वाली सूची है। सही बता दो हमारे दर्शकों को। नहीं, रियल वाली सूची नहीं, मैं तो क्योंकि बीजेपी का मतलब एक बाहैसियत पत्रकार में बता रहा हूँ, जब टिकट बटेंगे तब आप मुझे जरूर बुलाइएगा, क्योंकि उस समय मेरी समीक्षा होगी जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो पत्रकारिता में जो लिखा बोला जाता है वो मिटता नहीं है, उसका जवाब देही। तो सर, पूरब में चंदौली से शुरू करिए और काटिए, किस किस का काट रहे हैं आप? नहीं, अब जैसे लखीमपुर है, लखीमपुर में जो वो टेनी है, टेनी का टिकट जबरदस्त खतरे में है। वो भले ही मंत्री इतने दिन रहे, लेकिन उनका टिकट ठीक, टेनी का कटा सर। नेक्स्ट धौरारा। हाँ, धौरारा में कोई बर्मा पाएंगी, लेकिन एक समाजवादी पार्टी की एक की पुत्री है, उसके लेके काफी चर्चा चल रही है। जितिन लड़ेंगे सर कि नहीं वहां से? और देखा कौन जितिन? जितिन, हाँ, जितिन जरा भी चर्चा चल रही, लेकिन शायद जितिन लड़ना नहीं चाहते हैं,
लेकिन हो सकता है जब टेनी का टिकट कटेगा तो नितिन मैदान में आ सकते हैं, ये बड़ा नाम है। तो इस तरह काफी बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। इतना मैसिव टिकट कटना के कारण क्या है सर? कारण ये है कि आप देखिए कि ये प्रयोग बीजेपी की जो नया नेतृत्व है वो करता है, वो ज्यादा ये एक सिद्धांत मोदी ने बनाया था गुजरात में जी। उन्होंने एक बार 50% टिकट काट दिए थे। अच्छा, दर्शक काफी सवाल पूछ रहे हैं कि ब्रजेश जी से ये पूछ लीजिए, अयोध्या से किसको टिकट मिलेगा? अयोध्या से अभी अयोध्या के विषय में मैं बहुत ज्यादा मुझे काम नहीं किया है, लेकिन हर जगह के लिए काफी पूरा खुला मैदान खुला हुआ है। और क्योंकि कई बार लल्लू सिंह जी सांसद रह चुके हैं तो पार्टी नए चेहरों पर भी विचार कर रही है। अभी अयोध्या के बारे में ज्यादा अच्छा, 2-3 दर्शक हैं वो लगातार मैसेज किए जा रहे हैं फेसबुक पे कि वो प्रयागराज में कौन लड़ेगा, उसका भी नाम चाहिए। प्रयागराज में रीता बहुगुणा जोशी चुनाव नहीं लड़ेंगे इस बार, जैसा मेरी सूचना है। अब आज पूरी लिस्ट पढ़ डालो ब्रजेश जी, इतने कॉन्फिडेंट हो के आप कभी कहते नहीं थे, आज कह रहे हैं तो इसका मतलब कि कुछ अंदर की बात है। आप बताओ, पूरी बात बताओ। वास्तव में इन नामों पर ये काफी वैसे नाम हैं और जिनके विषय मैंने बताया है। फूलपुर बताओ सर, फूलपुर के अभी मैं नहीं बता सकता, क्योंकि फूलपुर में पहले तो नीतीश कुमार की बात चली थी वहां पर आने के लिए कि नीतीश कुमार सर्वे हुआ है, बहुत कुछ चला, तब एक चर्चा चली थी कि फूलपुर में वो आएंगे तो अनुप्रिया पटेल चुनाव मैदान में उतर जाएंगी आगे और उनको 2 जगह लड़वाया जाएगा। नहीं, जो आईपी सिंह बता रहे थे कि पटेल नीतीश कुमार आएंगे, तो ऐसा है संभावना? हाँ, नहीं है, बिल्कुल कंफर्म हो गया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे जी। ये अब ब्रजेश जी, अब और कुछ नाम रोक लीजिए अगले चरण में, ताकि दर्शकों को थोड़ा कुछ एनालिसिस का समय मिले। अगले राउंड में बाकी टिकट भी पूछ लेंगे आपसे। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, क्या चर्चा है? आप भी सुबह ये बात चर्चा कर रहे थे कि काफ़ी तादाद में टिकट कटने हैं बीजेपी के, किन लोगों के कट रहे हैं और कारण क्या है? देखिए, एक तो बीजेपी का जो लक्ष्य है वो 80 सीटें जीतने का है, उत्तर प्रदेश की 80 में 80, और जो पिछली बार 2019 में 64 सीटें जीती थी बीजेपी, वो चाहती है कि उससे आगे बढ़े और उसके लिए वो अपनी स्ट्रेटजी बना रही है। लेकिन जब से मायावती ने अलग लड़ने का ऐलान किया है तब से बीजेपी को काफ़ी राहत है, और लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इंडिया गठबंधन को कोई हल्के में ले रही है। वो वीआईपी सीटों के लिए स्पेशल तैयारी भी कर रही है, और यही वजह है कि टिकट काटने की पूरी चर्चाएं हैं। देखिए, जो सांसद हैं वो 10-10 साल लगभग 2-2 टर्म रह लिए ज़्यादातर, और बहुत सारे सांसदों की उम्र भी पार हो गई है, तो स्वाभाविक है कि उनका टिकट तो बदलेगा ही। और लोकसभा का चुनाव तो मोदी के नाम पर वोट लेती है बीजेपी कि भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए वोट दीजिए। वहाँ सांसद का चुनाव कौन लड़ रहा है ये ज़्यादा अहमियत नहीं रखता है। तो ये बात तो देखिए साफ है। अब लड़ाई सीधी सी हो चली है, क्योंकि जब से इंडिया गठबंधन आया तब से एक बात साफ हो गई कि मुसलमान वोट अब एकजुट है, उसको कहीं भ्रम नहीं है। वो इसी गठबंधन में पहले या तो कांग्रेस के साथ जाता या सपा के साथ रहता, वो अब ये दोनों एक ही गठबंधन में हैं। तो इसलिए बीजेपी ये जान रही है कि एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जो उधर जाएगा, उससे निपटने के लिए हमको कुछ अलग तैयारी करनी पड़ेगी। आज बीजेपी के पास नेताओं की तो कमी है नहीं, ना फिल्मी सितारों की कमी है। अभी देखिए, हेमा मालिनी तो बहुत प्रसिद्ध हीरोइन रही हैं, स्मृति ईरानी भी फिल्मी एक्टिंग कैरियर उनका रहा है, टीवी की वो बहुत लोकप्रिय अभिनेत्री रही। तो बीजेपी के पास तो नेता, अभिनेता और अफसर सब तरह के लोग इनके पास हमेशा रहे, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जो गोरखपुर जिला है वो मुख्यमंत्री का जिला है, अयोध्या जहाँ से भाजपा को संजीवनी मिलती है, मथुरा ये सब धार्मिक एजेंडे वाले, बनारस, प्रयागराज, कानपुर। आज यूपी के लिए लोग कहते रहे कि केंद्र का रास्ता यूपी से होकर जाता है। इस अहमियत को 2014 में जब मोदी गुजरात छोड़कर आए लड़ने उत्तर प्रदेश, तो लोगों ने जाना, और ये बात सही भी है।
अब अहमियत तो उत्तर प्रदेश की बहुत है, क्योंकि जो यहाँ जीतेगा वही केंद्र में सरकार बनाएगा। अब कितना कौन जीतेगा? एक बात और लोग कहते हैं कि बीजेपी देश के दूसरे राज्यों में जो हार रही है, जो नुकसान होगा, उसकी भरपाई वो यहाँ से करना चाहती है। उत्तर प्रदेश में वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतना चाहती है। इसका भी उनका अपना एक तैयारी चल रही है। सच्चाई क्या है ये अलग बात है। देखिए, हमारे यहाँ कहा जाता है कि पेड़ वही रह जाते हैं, फल गांव से शहर पहुंच जाते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ नेता हैं, चुनाव आते हैं, बाहर से आके लड़के जीत के फिर ये ब्रजेश शुक्ला जी जो लिस्ट पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में आई आपको? देखिए, ये सबके निगाहें मेनका गांधी और वरुण गांधी के टिकट पर लगी हैं। ये तो स्वाभाविक है। और रीता बहुगुणा जोशी का भी मामला, उनके बेटे ने सपा ज्वाइन कर ली थी और उसको लेकर नाराजगी थी। तो और कौन कौन से टिकट कटेंगे? टेनी का तो देखिए है, लेकिन मंत्री पद तो आज भी चला आ रहा है। कैसे माना जाए उनका टिकट कटेगा? हाँ, कुछ मंत्रियों का मन ना होते हुए भी टिकट थमाया जा सकता है। अब यूपी के कैबिनेट मंत्री चुनाव नहीं लड़ना चाहते सांसदी का, जिसके पास इतना बड़ा विभाग हो, खाने पीने मौज मस्ती के इतना बड़ा लाव लश्कर हो, वो सांसद बन के ट्रेन में जाए लखनऊ। अरे तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे, संसद भवन बैठेंगे। हाँ, रात में लखनऊ मेल से चलो, सवेरे उतरो दिल्ली में, यही रह जाती है प्रक्रिया। मंत्री के पास बहुत कुछ होता है। यूपी का मंत्री सांसद नहीं बनना चाहता। आपकी बात सुनने लोग तो चुनाव ही न लड़े भी, लेकिन लड़ेंगे, मजबूरी है। रीता बहुगुणा को लड़ना पड़ा था ना, वो भी तो मंत्री थी। हाँ, ठीक कह रहे हैं। तो अब बीत गया उनका कार्यकाल। अब ओम प्रकाश राजभर भी इनके यहाँ हैं। बीजेपी शायद उनको लोकसभा का टिकट लड़ाए चुनाव, ओम प्रकाश को शायद, क्योंकि तो ओम प्रकाश मंत्री बना रहे नहीं बना रहे। अगर नहीं देगी तो उनके बेटे को देगी, कोई ना कोई तो उनको लड़ाएगी। नहीं, आज चर्चा चल रही थी कि उनको जल्दी मंत्री बनाया जाएगा। कुछ है जानकारी? राजभर का मंत्री बनना एक बड़ा अवसर होगा। अभी तो देखिए पितरपक्ष चल रहा है, अभी अच्छे शुभ दिन तो आए नहीं है। भाजपा में शुभ दिन देख के काम होगा। वो तो मजबूरी थी, 3 राज्यों में चुनाव लिस्ट जारी करनी पड़ती है, वो तो मजबूरी में जारी करना पड़ा। तो यहाँ पर जैसी सुविधा होती है वैसे खोजा जाता है हल। लेकिन ये स्क्रीनिंग कमेटी, ये सर्वे, ये सब तो बातें हैं। जिसका जुगाड़, जिसका सिफारिश, जिसको पसंद करते हैं लोग, टिकट दे देते हैं। ये हर चुनाव में होता है, जो जीतने की स्थिति में होता है। भाजपा में ये जरूर है कि भाई जिसको टिकट दे देते वही जीत जाता है। तो उनके यहाँ बाहुबल और जिसके पास धन बल, ये सब है, इस पर बहुत ज़्यादा, इस पर भी फोकस रहता है। लेकिन मोदी के नाम पर ही सांसद जीतते हैं ज़्यादा। जी बीरेन जी। तो ये तो बात देखिए बहुत साफ है। बहरहाल ये हमेशा से रहा है कि जितने अभिनेता या अभिनेत्री कभी चुनाव लड़ते रहे हैं, वो एकाध अभिनेता अभिनेत्री छोड़ दीजिए, बाकी जीतने के बाद कौन आता है? फिल्मी ग्लैमर में लोग चुनाव तो जिताते रहे हैं इस देश में, लेकिन वो जनता की उम्मीदों पे उतना खरे नहीं उतरे हैं। जया प्रदा भी लड़ी हैं, अमिताभ बच्चन भी लड़े हैं, यहाँ बहुत बड़े बड़े नाम आए हैं। कुछ ने सियासतें छोड़ दी, खत्म हो गया। बहरहाल जो दरी बिछाने का काम करते हैं पार्टियों में मूल कार्यकर्ता, उनका हक न मारा जाए। दूसरे दलों से आने वाले लोग टिकट लेकर चंपत ना हो जाएं, सांसद न बन जाएं, ये भी देखना चाहिए पार्टियों को जी। और ऐसे मौका परस्तों के लिए सुनिएगा कि इतनी चतुराई से मिटाया गया मेरी हस्ती को, और तनिक सी आंच भी ना आई उसकी कश्ती को। और मुझे गुमान था कि सफ़र में मेरा साथ वो देंगे, और उन्हें इंतज़ार था सिर्फ अपनी मौका परस्ती को। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपनी रिपोर्ट और इनपुट फीडबैक हमें सब कुछ बिंदास तरीके से उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजेश चौधरी मौजूद हैं। राजेश जी, डिबेट के पहले राउंड में आईपी सिंह ने आपकी पार्टी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, आप कुछ जवाब देना चाहते थे, गो अहेड, बोलिए। देखिए, आईपी सिंह जी हमारे बड़े भाई और बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, और भारतीय जनता पार्टी का जो
भारतीय जनता पार्टी रूपी कार्यकर्ता निर्मित फैक्ट्री है, वहीं से उनका निर्माण भी हुआ है। उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, पता नहीं कैसे वो चूक कर रहे हैं। वो कह रहे थे धर्मेंद्र प्रधान जी जीवन में कभी कोई चुनाव नहीं लड़ रहे। आईपी सिंह जी वो उड़ीसा विधानसभा के माननीय सदस्य रहे, वो उड़ीसा से पूरे 5 साल तक लोकसभा के सदस्य रहे, और जब इतने वरिष्ठ पत्रकारों के सामने और बड़े चैनल पर बैठ करके डिबेट करनी हो तो जानकारी पूरी करके ही बोलना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, नहीं बोलिए, कोई आवश्यक नहीं। और दूसरी बात, में कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, बहुत हाँक रहे थे, प्रियंका वाड्रा जी को लेके आए थे, कहा था लड़की हूं, लड़ सकती हूं। अब कितना लड़ी, जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। हाँक रहा था, टिप्पणी मत करिए। मनीष जी संयम, मैं समझ दूंगा, वायदा आपसे। 1 by 1 उत्तर प्रदेश की पूरी खाक छानी, घर घर, गांव गांव, गली गली, शहर शहर जाने का दावा किया, और विधायक आए मित्र 2। आप अपनी स्वीकार्यता को समझिए। और दूसरा कमेंट कर रहे थे हमारे बकार साहब, हमारे मोदी जी पर, अमित शाह जी पर। बकार साहब यही जोड़ी है जिसने आज कश्मीर के अंदर से आतंकवाद को समाप्त कर दिया है। धारा 370 को इस देश के संविधान से हटाने की कोई कल्पना नहीं कर सकता था। यही वो जोड़ी है जिसने धारा 370 को ऐसे रिमूव कर दिया जैसे कभी होती नहीं थी। और एक दीवार जो हमारे और कश्मीरियों के बीच में खड़ी थी, उस दीवार को मटियामेट करने का काम इन लोगों ने किया है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि इतने आसानी से राम मंदिर के निर्माण सबकी बात का जवाब दिया आपने। ब्रजेश शुक्ला जी तो टिकट घोषित तक कर दिए हैं, किसका कट रहा है नाम के साथ बताएं। ब्रजेश जी मैं 1 मिनट में अपनी बात पूरा कर रहा हूँ। राम मंदिर का निर्माण भी यही जोड़ी कर रही है, और तीसरे योगी जी का नाम भी जोड़ लीजिए उसमें, योगी जी भी हैं। और आप देख रहे हैं, स्टीयरिंग समझिए, रिमोट कंट्रोल समझिए, किसका रिमोट किसके हाथ में, आप यही सोचते रह जाएंगे। और 2024 में आदरणीय नरेंद्र शुक्ला जी की बात का आप जवाब दीजिए, क्योंकि उन्होंने तो टिकट काट लिए काफी लोगों पे। अब टिकट देना और काटना मेरा काम नहीं है ब्रजेश जी। मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और बहुत छोटे घर से आकर तो आप असहमत हो सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि ब्रजेश शुक्ला जी आप गलत सूची पढ़ रहे हैं, आप उनका खंडन भी कर सकते हैं। नहीं, अब ब्रजेश शुक्ला जी का क्या सोर्स है? बड़े वरिष्ठ पत्रकार है, मैं कैसे कहूँ किसकी कटेगी किसकी नहीं कटेगी। तो आपकी बातों से तो लग रहा है कि मुझे शुक्ला जी की पूरी बात मान लेनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं, मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। उनका अपना विचार है, उनको लगता होगा, उनके सोर्सेज होंगे हर पत्रकार का। अरे खड़े उन्होंने मेजर में जनरल साहब वगैरह सबके टिकट उकट काट दिए हैं, खड़े वो भी। पता नहीं किससे बात हुई है उनकी, ये तो वही बता सकते हैं क्या उनका सूत्र है। प्रधानमंत्री जी से बात हुई है, प्रदेश अध्यक्ष जी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, गृह मंत्री जी से, किससे उनकी बात हुई है ये तो वही बताएंगे, मैं नहीं। तो आपका कहना है कि टिकट उन लोग को मिल रहा है, ब्रजेश जी की सूची से आप असहमत हैं? नहीं, अब फिलहाल तो मैं बिल्कुल असहमत हूँ। आज जो जिस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा है वो अच्छा काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद अच्छा काम कर रहा है, किसी ने गलत काम नहीं किया। कोई अलोकप्रिय नहीं है, सब लोकप्रिय है अपने अपने क्षेत्र में, और विकास के नए कीर्तिमान सबने अपने क्षेत्र में बनाए। सब हमारे लिए महत्वपूर्ण है, सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और जहां तक टिकट की बात है, कार्यकर्ता को जिस रूप में पार्टी चाहती है उसको आगे बढ़ाती है। आप देख नहीं रहे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, केंद्रीय मंत्री भी विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। इसी पार्टी में यह विलक्षण प्रतिभा है। यूपी में अगर लड़ जाए मिनिस्टर लोग चुनाव, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? और वो असहज स्वीकार कर रहे हैं। अगर यूपी में अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है ब्रजेश जी, किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आप मेरा सवाल तो लीजिए कि अगर यूपी के मिनिस्टर्स को चुनाव लड़ा दिया जाए तो आपको क्या ऐतराज है? नहीं, हमें क्या ऐतराज होगा? तो चौधरी लक्ष्मी नारायण अगर मथुरा से लड़ जाते हैं तो आप क्यों विरोध कर रहे हो? नहीं, हम कहाँ किसका विरोध कर रहे हैं? तो आप कह दो हाँ लड़ना चाहिए उनको। हम देखो, पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो टिकट फाइनल करेगा, जिसके हाथ में कमल का चिन्ह होगा उसे तन मन धन और जी जान से। आप कह दो कि आपको चौधरी लक्ष्मी नारायण स्वीकार है अगर पार्टी टिकट देती है तो। मुझे हर वो कार्यकर्ता स्वीकार है जो आपको चौधरी लक्ष्मी नारायण स्वीकार है मथुरा से, जो जिसके हाथ में कमल होगा, जिसको पार्टी प्रत्याशी तय करेगी, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे वो कहीं प्रधान हो, ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे वो चौधरी साहब ही क्यों ना हो, अगर वो आएंगे तो आप चुनाव लड़ाएंगे। अरे हम तो सबको लड़ाते हैं साहब, चौधरी साहब को भी लड़ाते, चौधरी साहब को लड़ाएंगे, जो होगा उसको चुनाव लड़ाएंगे। ठीक बात है। आईपी सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। आईपी सिंह, देखिए उनके यहाँ स्ट्रेटजी फाइनल है, और आप लोग, मैं पुनः उसी सवाल पर आता हूँ, आप लोग अभी अपने अलायंस में यूपी में सीट नहीं बांट पाए हैं।
ये आपकी कमजोरी है। देखिए ब्रजेश जी, आप जब अपने स्वभाव के विपरीत अगर कोई शो करते हैं तो तमाम चर्चाएं होने लगती हैं। बीजेपी के मुद्दों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए। आज देश में बेरोजगारी चरम पर है, आज कमर तोड़ महंगाई है। प्रधानमंत्री जी ने देश के मतदाताओं से 2014 में झूठ बोला, 2019 में झूठ बोला। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। 370 रुपए का जब गैस सिलेंडर था तो महिलाओं को लगा, हमारी बहन बेटियों को लगा कि एक 370 रुपए का गैस सिलेंडर 200 रुपए हो जाएगा। गुमराह किया प्रधानमंत्री ने और वो 1200 रुपए बिकने लगा। जो पेट्रोल और डीजल 45 और 55 रुपए था वो 100 रुपए पार चला गया। वो आज वो गैस सिलेंडर 2024 में आने का मतलब कि ये सौदागर 2500 रुपए का गैस सिलेंडर बेचेंगे। आज उत्तर प्रदेश में सबसे भ्रष्ट सरकार है, कानून व्यवस्था चौपट है। चाहे इटावा का मामला हो, चाहे चंदौली का मामला हो, चाहे आजमगढ़ का मामला हो, चाहे देवरिया में जघन्य हत्याकांड का मामला हो, हर मोर्चे पर बीजेपी पूरी तरह फेल है। आपने जो इल्जाम लगाए मैंने सुने। अब एक सवाल मेरा है आपसे, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार वहां हुआ, एक सवाल है मेरे पास। पब्लिक डोमेन में आए, उसकी कोई जांच नहीं हुई। 41 अरब का घोटाला भविष्य निधि का यूपीपीसीएल थोड़ा सा वक्त का अभाव है, एक सवाल ले लीजिए आप। कि डीएचएफएल से हमने 50 करोड़ रुपए लेकर 20 करोड़ रुपए बीजेपी के खाते में जमा किया। संजय सिंह, एक सवाल तो सुन लो आप। का नाम ले लेंगे, अगर कोई भी अंबानी अडानी का नाम ले लेगा तुझे सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। आप सीट शेयरिंग के सवाल पर इतने असहज क्यों हो जाते हैं? क्या प्रॉब्लम है कि आप सीट शेयरिंग के सवाल पर असहज हो जाते हैं? सवाल तो ले लीजिए। डिबेट को पुशअप के साथ आगे बढ़ाना है। आप सीट शेयरिंग के सवाल पर इतना असहज क्यों हो जाते हैं? नहीं, मैं सीट शेयरिंग नहीं, बीजेपी का सफाया होने जा रहा है और समाजवादी पार्टी इतिहास रचने जा रही है मानी अखिलेश जी के नेतृत्व और में। कांग्रेस नहीं रहेगी उस आपके नेतृत्व में। वर्ग हमारी छाती है। थैंक यू मनीष सिंधु जी। जब ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में हम इतिहास रचेंगे, आप अपनी भूमिका कहां पर देखते हो मनीष सिंधु जी? देखिए, ऐसा है कि हर आदमी अपनी पार्टी की बात करता है। मैंने कहा ये अलायंस 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हुआ, इसका ये मतलब नहीं पार्टियों का वजूद खत्म हो गया है। हम एक साथ आए हैं चुनाव लड़ने के लिए। हर पार्टी का अपना वजूद रहेगा और लोकतंत्र में सबका सम्मान है। मैं आदरणीय राजेश चौधरी जी की बात का जवाब देना चाहूँगा कि भाजपा के लोगों को एक खास बात पहचानी। इनसे जो सवाल किया जाएगा वो नहीं कहेंगे, वो कहेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता हाँक रहे थे, और फिर वो प्रियंका गांधी पर चले जाएंगे, फिर वो व्यक्तिगत कमेंट करने लगेंगे। तो ये जो स्तरहीनता है, ये इससे बाज नहीं आएंगे। आप ये देखिए कि मैंने कहा कि क्या 10 बार पर्चे लीक हुए या नहीं हुए, मेरे पास आंकड़े हैं। मैं बताऊंगा 2017 से लेकर 22 के बीच में कहां पेपर लीक हुए। ये कश्मीर की बात कर रहे हैं, ये बताएं कि 118 सिविलियंस की मौत हुई कि नहीं हुई कश्मीर में। तो अगर 118 लोगों की मृत्यु हुई है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या नरेंद्र मोदी जी लेंगे कि नहीं लेंगे उसकी जिम्मेदारी? आईपी सिंह जी, मनीष जी की बारी, उनको बोलने दीजिए। सवाल इस बात का है कि ये जो फूड इन्फ्लेशन जुलाई में 12%, अगस्त में 13% और क्राइसिल की रिपोर्ट है कि गरीबों की थाली महंगी हो गई, इसकी जिम्मेदारी ये लेंगे कि नहीं लेंगे? कि प्रियंका गांधी पर अपना इल्जाम रख के बाहर हट जाएंगे, प्रियंका गांधी का नाम लेके हट जाएंगे? सत्ता इनके पास है, सवाल भी इनसे पूछे जाएंगे, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम ले लेने से कुछ इल्जाम खत्म नहीं हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। आसिम वकार, ये इनकी पिच पे चले जाते हैं क्या खेलने? कौन चले जाते हैं किसकी पिच पे? ये कांग्रेस वाले उनकी पिच पे जाते हैं क्या खेलने? वो कहते हैं सवाल हम कुछ करते हैं, जवाब वो दे के भटका देते हैं। नहीं, मैं कांग्रेस का ना प्रवक्ता हूं ना मैं कांग्रेस का डॉक्टर हूं। वो अपना जो बेहतर समझ रहे हैं बोल रहे हैं, मुझसे मेरा सवाल पूछिए। तो खुल के तो कह दिया राजेश चौधरी ने कि स्टीयरिंग तो आप ही के हाथ में है, और देखा नहीं आपने कश्मीर में क्या किया? पिछली दीवार गिरा दी। दीवार नहीं गिरा दी। 2014 से 2023 के बीच में 93% इजाफा हुआ है आतंकी हमलों में, और भारतीय जवान शहीद हुए हैं 93% ज़्यादा। 2014 से पहले 93% कम थे। अब पता नहीं इतने बड़े पार्टी का प्रवक्ता, इनको तो चाहिए कि 4-6 अपने स्टेनो रखें साथ में,
और सब इनको पकड़ाएं पकड़ कर, मतलब मुंह खुला। सर मैं आपके पीछे बोला ही नहीं सर। हाँ आप बोले अपनी बात कंप्लीट। कुछ भी नहीं बोला था मैं तो आपके। हाँ आप बोले, कोई रोक नहीं। पर खाली फर्क इतना है कि आप झूठ बोल रहे थे, मैं सच बोल रहा हूं। जब आप झूठ बोल रहे थे मैं हंस रहा था, जब मैं सच बोला तो आपके लगी। समझ गया ना सर? सुनिए पूरी बात, समझिए गौर से, फिर घर जाके सोचिएगा मैंने क्या कहा था। आपको जो चैनल समर्थन देता है, नाम नहीं लूंगा, उसी चैनल की रिपोर्ट है कि 2014 के बाद से अब तक के 93% ज्यादा जवान शहीद हो गए। आप बता रहे आतंकी हमले बंद हो गए। अभी हफ्ता भर पहले क्या हुआ था, कितने लोग शहीद हुए हैं? जो दीवार गिराई वो आपको नहीं दिखी? अब वो मैं पूछ रहा हूं, अभी जो सितंबर के महीने में जो जवान शहीद हुए हैं 4 जगह, वो क्या आतंकी हमला था, क्या था? मजाक कर रहे हैं सर देश के साथ आप। दूसरी बात, पिछली बार जब आपने सवाल पूछा था कि किसका स्टीयरिंग किसके हाथ में, मैं हंस रहा था उस पर, मैं मजाक उड़ा रहा था इन लोगों का। खुल के सुनिए आप, मजाक उड़ा रहा था, मजाक। ये क्यों बोल रहे हैं जानबूझ के, समझिए आप क्यों कह रहे हैं। एक बार नहीं बोलेंगे, ये 50 बार बोलेंगे। अभी ये जानबूझकर इसलिए बोल रहे हैं कि अभी आपने मुझसे पूछा कि असद ओवैसी के हाथ में उनका टीआरएस का स्टीयरिंग, फिर तेलंगाना वालों से पूछा जाएगा, उनसे टीआरएस वालों से पूछा जाएगा। शायद कहीं कोई गलती कर दे गुस्से में, इधर वाले उनको बुरा कह दे, उधर वाले उनको बुरा कह दे, भाई इनका काम हो गया। सर ये दिल में बुराई डाल रहे हैं जी। ठीक, अब मैं टेक्निकल बता रहा हूं आपसे। हर चैनल पे बैठेंगे, मैं पूछूंगा मोदी जी के हाथ में अमित शाह साहब का स्टीयरिंग है? बहुत शुक्रिया आपका। अमित शाह साहब के हाथ में मोदी जी। मैं ब्रजेश शुक्ला जी को आमंत्रित करता हूं। भाई ब्रजेश जी, हाथ में किसका स्टीयरिंग? नहीं पूछ तो लीजिए एक बार सर। पूछ लेता हूं, 1 सेकंड रुक जाए, 1 सेकंड रुक जाए ब्रजेश। अब थोड़ा ब्रजेश जी को भी मौका दे दे, उनके पास लिस्ट है। पूरब का तो आपने बता दिया, थोड़ा पश्चिम पर भी प्रकाश डाल दीजिए। उठवाना ले इनको। मैं भी बता नहीं रहा हूं, लेकिन जो आकलन है मेरा, मैंने अपना आकलन बताया है और ये मैं करता रहता हूं इस तरह का। मैं पत्रकारिता जैसे मैं अच्छा सहारनपुर बताइए, सहारनपुर कटेगा रहेगा? सहारनपुर का अभी नहीं बता सकते। नगीना रहेगा, कटेगा? जहां संभावनाएं हैं। नंबर देखिए, अब देखिए कुछ चीजें बड़ी होती हैं। जैसे राजेश जी बैठे हुए, मैं मथुरा गया था, मथुरा में मार्ट गया था, मार्ट में मैंने खबर लिख दी कि खतरे श्याम सुंदर शर्मा के लिए लिख दिया कि इस बार बिल्कुल हार के कगार पे खड़े हैं श्याम सुंदर शर्मा। अब लोगों ने मुझसे बड़ा कहा कि साहब आपने कैसे लिख दिया, कैसे भविष्यवाणी आप करते हैं। अब ये एक रिस्क है, ये ऐसा रिस्क है कि साहब इसमें गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। लेकिन आप जब तक इस तरह के काम नहीं करेंगे, जब तक आप गहराई में नहीं जाएंगे, जानकारी नहीं करेंगे, तब तक आप बेहतर ढंग से पत्रकारिता नहीं कर सकते हैं। तो ये 80 सीटों का एनालिसिस आपकी रिपोर्ट आप कब तक दे देंगे ब्रजेश जी? काफी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि उसी दिन उनको बुलाइए जिस दिन ये रिपोर्ट दें। आगे जैसे बुलाएंगे तो कुछ जो मुझे देखिए मालूम होता है, इसमें ये मैं गारंटी कभी नहीं कहता कि अब मैं 100% सही कहता हूँ, लेकिन ये जरूर मैं कहता हूँ कि मैं जो जानकारी करता हूँ उस पर गहन काम करता हूँ, पूरी तरह से उस पर करता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, तब मैं कोई बात आपकी सराहना भी करते हैं। भाई राजेश चौधरी जी, स्टीयरिंग वाला मामला तो आपको निपटाना पड़ेगा आसिम वकार का, और आपको इसका जवाब देना चाहिए। स्टीयरिंग है किसके हाथ में? इस देश के महान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र नेता हैं। जीते थे और भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है और बकार भाई को समझ नहीं आता, क्योंकि लोकसभा के अंदर जब ओवैसी भाई खड़े होते हैं तो वंदे मातरम होता है तो बहिष्कार कर जाते हैं। जो वंदे मातरम देश की आजादी का सूत्र रहा, उससे ये परहेज करते हैं, भारत माता की जय बोलने से परहेज करते हैं। तो ये लोग तो देश को तोड़ने वाले। थैंक यू। हाँ बकार साहब, 10 सेकंड है मेरे पास, करने वाले लोग डिबेट अब खत्म करनी पड़ेगी। बोलिए बकार साहब, तो 10 सेकंड। हैदराबाद धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। बकार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं बोलना जी बिल्कुल 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 बोलना चाह रहा हूं। 10 सेकंड, बिल्कुल बोलना चाह रहा हूं। 10 सेकंड बिल्कुल बोलना चाह रहा हूं। आप कह दें, बोले। सिंह साहब हाँ आप बोले। खाली राजेश चौधरी साहब से पूछ रहा हूँ। देखिए मैं अपनी पार्टी का सवाल नहीं पूछूंगा, मैं सपा का नहीं पूछूंगा, मैं कांग्रेस का नहीं पूछूंगा। मैं खाली छोटा सवाल पूछूंगा कि मोदी जी के बाद अमित शाह साहब नंबर में है प्रधानमंत्री के, या योगी जी नंबर में है?
आपकी पार्टी और विपक्ष का कभी नंबर आने वाला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, समझ गया ना गेम, समझ गया ना सर, बहुत बहुत गेम शुक्रिया, समझ गया, आप नहीं समझे, बहुत बहुत धन्यवाद, गेम समझे नहीं समझे, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।